और आइए आपको सीधे लखनऊ लेकर चल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ, जेपी नड्डा उनके साथ, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ। ये तस्वीर हम आपको सीधे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के दौरान की दिखा रहे हैं। इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और कल्याण सिंह एक युग का अंत है। यही वजह है कि आज कोई भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, वहां पर उनको अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। आज पीएम यहां पर पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि देंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं कि जैसे ही वो लोहिया एडमिट हुए थे कल्याण सिंह जब पहली बार, उसके बाद वो पीजीआई गए थे, तो तुरंत ही फोन करके परिजनों से बात की थी, उनका ढांढस बनाया था और ये भरोसा जताया था कि कल्याण सिंह घर वापस लौट के आएंगे। मरण जीवन तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कोशिश पूरी थी। लगातार नज़र पीएम मोदी ने रखी हुई थी कल्याण सिंह की सेहत पर। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार निगाह रखे हुए थे पीजीआई में, और जब भी उन्हें मालूम चलता कि उनकी तबीयत नासाज है, वो वहाँ पहुँच जाते और ख़ुद मिलकर डॉक्टरों से बातचीत करते। तो ये बताता है कि जिस तरीके से कल्याण सिंह की शख्सियत क्या थी, और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की कितनी इज्जत है। तो वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो राज्यपाल भी बने 2 प्रदेशों के, लेकिन जो उनकी असल पहचान थी वो राम आंदोलन की थी, जिसकी वजह से माना ये जाता है कि अगर आज राम मंदिर अस्तित्व में आ रहा है, उसको भव्यता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं नींव में मौजूद हैं कल्याण सिंह। वो ना होते, वो अपनी हुकूमत कुर्बान ना करते, अपनी कुर्सी नौछावर ना कर देते इस मुद्दे पर, तो उसको कुछ ना हो पाता। तो यही वजह है कि आज कल्याण सिंह को विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ आए हैं। खाली उनको देखने के लिए सामने जेपी नड्डा भी हैं। जेपी नड्डा इससे पहले भी पीजीआई जाकर के उन्होंने खैर खैरियत ली थी, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि बहुत जल्द एक बार फिर लखनऊ आना होगा और अंतिम दर्शन उनको नसीब होगा। ठीक है खुर्रम, मैं जरा आपसे जानकारियां यहाँ पर लूंगा। खुर्रम, मैं आपसे जानकारियां लेता रहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, आपके पास अभी कई अपडेट आएंगे, तब तक आप अपडेट जुटा लीजिए। इससे पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि दुख और संवेदनाओं की घड़ी ये है, बेहद मुश्किल घड़ी है बीजेपी नेताओं के लिए। कौन क्या कह रहा है आप सुनिए। उस समय से हमारा उनके साथ रिश्ता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपने हम आपको तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। खुर्रम के पास इस वक्त एक अपडेट है, खुर्रम के पास सीधे चलते हैं। खुर्रम, क्या कुछ अभी तस्वीरें और अपडेट वहां से? इस तरीके से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आए तो ये बताता है कि पार्टी में बड़े नेताओं की इज्जत कैसे की जाती है। अब वो मिल रहे हैं लोगों से, अंतिम दर्शन कर लिया है, जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल साथ में हैं, दोनों डिप्टी सीएम ये लोग सब साथ में हैं, लेकिन सबके आंखें नम है, सब बेहद खामोश हैं। समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि अपनी संवेदनाएं कैसे प्रकट करें, क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं हर बार शब्द ही नहीं होते हैं, सिर्फ खामोश चेहरा, नम आंखें सब कुछ बयां कर देती है। वही हाल आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडरान का है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे साथ का हो। कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने कल्याण सिंह जी के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनकी बातें सुनी हैं, मुलाकात का अवसर मिला, वो भी खामोश हैं, उनके भी आंखें नम हैं। उन सबको मालूम है कि कितनी बड़ी क्षति पहुंची है पार्टी को, समाज को, क्योंकि कल्याण सिंह भले ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, लेकिन जो उनका ऑरा था वो पैन सोसाइटी था, यानी कि पैन कम्युनिटी था। यानी कोई किसी कम्युनिटी को ऐसा शख्स नहीं था जो कल्याण सिंह को सुनता नहीं था, माने या ना माने दीगर सी बात है, लेकिन होता था कि कल्याण सिंह बोल रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। विवाद कोई भी हो बेहद सरलता से, सहजता से वो हल कर देते, जिसका सबसे बड़ी मिसाल है मुहर्रम में जुलूस निकालना। जो 3 दशक से जो जुलूस बंद हो, बेहद खामोशी के और बेहद सौम्य तरीके से उन्होंने इसको सुलझाया था, और वो आज भी बदस्तूर जारी है। ये कल्याण सिंह की देन है, बात है 97-98 की। लेकिन
एक सख्त मुख्यमंत्री भी वो थे और उन्हें बर्दाश्त नहीं था। बर्दाश्त क्या नहीं था? कल का भविष्य हिंदुस्तान का बर्बाद हो, ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था और इसके लिए उन्होंने नकल माफिया पर लगाम कसी और जो उत्तर प्रदेश बदनाम था नकल के लिए, वहाँ पर नकलविहीन परीक्षा कराना एक रियलिटी बना जो किसी को भी हैरत में डाल सकता था। वो विंडिकेटिव नहीं थे, बदले की भावना से राजनीति नहीं करते थे। यही वजह थी कि जब एक मुख्यमंत्री की फर्म तक आई तो उन्होंने उस अधिकारी से साफ तौर पे डपट के कहा वापस ले जाओ, जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो ऐसी फाइलें मेरे पास लेकर मत आया करो, किसी को बदले की भावना नहीं करना मुझको। तो ये बताता है कि कितने कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने कई चीज़ पर देखा, कई चीज़ें गड्ढा मुँह सड़कें जो आज केशव मौर्य बोलते हैं, बहुत सालों पहले कल्याण सिंह ये बात कहते थे कि सड़कें बेहतरीन उच्चतम क्वालिटी की होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। तो ये बताता है कि वो शख्स कल भी देख सकता था, वो कल को महसूस भी कर सकता था, यानी कि भविष्य भी उसकी आंखों में था और जो अतीत था उसका दर्द, उसकी तकलीफ भी उसके जहन में रहती थी, उसके दिलों में रहती थी। यही वजह है कि अयोध्या मूवमेंट उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनका ये कहना था कि राम मंदिर हम हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, भारत की गौरवशाली गाथा है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। लिहाजा उन्होंने शुरू भी किया और अंत भी देखा। बहुत कम खुशनसीब ऐसे होते हैं और बहुत से लोग नहीं देख पाए। आपको याद होगा, आप सिंघल को याद कर लीजिए, वीएचपी हैं अशोक सिंघल, वो नहीं देख पाए और पहले रुखसत हो गए। उसके बाद जब इन पर चार्जेस लगे थे कॉन्स्पिरेसी की, जब जहां पर लखनऊ की विशेष अदालत ने सब पे कॉन्स्पिरेसी चार्जेस लगाए थे, 120 भी चार्जेस लगाए थे, उसमें उमा भारती थी, उसमें अडवाणी थे, मुरलीधर जोशी थे, विनय कटियार थे, तो उस वक्त वो गवर्नर थे, लिहाजा उन पर स्लैब नहीं किया गया। लेकिन जैसे गवर्नर के पास से वो हटे रिलीव हुए, उन पर भी वो चार्जेस लगाए गए। तब मेरी मुलाकात उनसे एक बार फिर हुई थी। आप आरोपी हैं, मुस्कुराए का नाम कैसे, जुर्म तय कर लीजिए, सजा तय कर लीजिए, लेकिन उनको मालूम था कि एक दिन वो आएगा जब राम मंदिर बनेगा। उन्होंने ना सिर्फ कुर्सी नछावर करी। अच्छा खुर्रम, जिस बात का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि वो ये जानते थे कि एक दिन आएगा कि उनके इन्हीं प्रयासों, इन्हीं कामों से राम मंदिर बनेगा, भव्य अंदाज में बनेगा। कम से कम नींव का पूजन तो देख कर गए हैं, कम से कम वो ये जानकर तो गए हैं कि वो तारीख कौन सी है जो 2-3 दशकों तक पूछी जाती रही कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये जो जुमला अक्सर विपक्षी इस्तेमाल करते थे वो नहीं रहा जुमला। मंदिर की नींव डल गई है, आने वाले समय में भव्य मंदिर बन जाएगा। शायद उनकी आखिरी इच्छा ये पूरी हुई। 3 बजे के बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके पैतृक आवास अलीगढ़। जी बिल्कुल इच्छा हुई। मैंने यही बात उनसे कही थी कि आपका ये नारा था तारीख नहीं बताने ले, कहें बहुत जल्द तारीख मिलेगी और निर्माण आप जरूर देखेंगे। मैंने कहा आप देख पाएंगे? उन्होंने कहा प्रभु श्री राम की इच्छा होगी तो जरूर देखूंगा, और इच्छा थी भगवान श्री राम की, उन्होंने देखा, गौरवान्वित हुए थे। एक मुलाकात और मुझे याद आती है, जब वो राज्यपाल थे तो मैंने उनसे पूछा कि तभी सब मामला चल रहा था, तब जजमेंट नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि जजमेंट तो लगता नहीं आएगा। मुस्कुराए, कहें सच सामने आता है चाहे कितना हो, सूरज उगता है अंधेरा जितना भी हो, जैसे सूरज उगना सूरज डूबना एक प्रकृति का नियम है, ठीक उसी तरह ये भी आप समझ लीजिए कि मंदिर जरूर बनेगा, जजमेंट भी आएगा। फिर हमने कहा तारीख कब बताएंगे? कहीं जजमेंट आ जाने दीजिए, तारीख क्या, मंदिर आप देखिएगा, तारीख नहीं। उन्होंने मुस्कुरा के ये भी कहा था मुझसे, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं उसकी भव्यता देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी उम्र आखिर तुम जरूर देख पाओगे। तो ये बात थी, मैंने उनको याद दिलाया तो मुस्कुराए, कह रही भगवान श्री राम की इच्छा थी। जो आज मैंने ये चीज देखी है कि मंदिर की नींव पड़ी है, बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो मुलाकात जरूर करते थे। अपने अंतिम दिनों में, पीछे मैं बात करूंगा 60-70 दिन पीछे में चला जाऊं, तब वो बेहद कमजोर हो चुके थे, अक्सर बीमार रहते थे। कोरोना काल में कई बार कोशिश की गई मिलने की, बात करने की, मिल नहीं पाए। जब भी आए तो ये कहा गया कि आपकी मैसेज पहुंच जाएगा, वो नहीं आ पाएंगे। कोरोना काल ना होता तो कई बार उनसे और मिलने का मौका मिला होता। इसको लेकर थोड़ा सा कई लोगों को थोड़ा सा रंज है कि कल्याण सिंह जैसी शख्सियत से उनके आखिरी वक्त में बहुत से लोग मुलाकात नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, जैसे कि उमा भारती। उनसे मैंने पूछा, जब वो आई थी कल्याण सिंह से मिलने के लिए, तो मैंने कहा अब क्या चाहती हैं बताइए? मैंने कहा मैं तो बस एक चीज़ चाहती हूँ कि बाबूजी घर लौटे और उनके घर में आवास बैठ के उनके साथ मैं चाय पी सकूँ। तो ये उनका ऑरा था, ये करिश्मेटिक था, ये उनका चुंबकीय आकर्षण था कल्याण सिंह का। तो ऐसी तमाम यादें हैं, सिर्फ मेरी नहीं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबकी अलग अलग यादें हैं। अगर आप इसको संकलन कर लीजिए तो आपको मालूम चलेगा कल्याण सिंह की क्या कैरेक्टर क्या था, उनका ऑरा क्या था। अच्छा, पार्टी के प्रति निष्ठा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राम के प्रति निष्ठा तो थी, वो तो हम आपसे लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं यहाँ पर। एक पार्टी के प्रति निष्ठा थी, उसमें उन्होंने मुझे एक समय का उनका भाषण याद आ रहा है
कि बड़े भावुक होते हुए उन्होंने कहा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, मैं आजीवन पार्टी में रहूं, ये मेरी इच्छा है, और जब मैं यहां से जाऊं तो मेरा पार्थिव शरीर जो हो वो भी बीजेपी के झंडे में लिपट कर जाए। ये पार्टी के प्रति निष्ठा शायद आज के समय में कम ही नेताओं में दिखाई देती है। मौका परस्ती की राजनीति के बीच इस तरह का व्यक्तित्व किसी अध्याय से कम नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन वह नाराज भी होते कल्याण सिंह, नाराज इतना हो कि पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। और तब मुलायम उनसे मिलने इसी आवास में आए थे, उन्होंने मुलाकात भी करी थी। बाद वो चुनाव भी लड़े, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बैनर में सांसद भी चुने गए। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी से जब उनकी मुलाकात हुई और वाजपेयी ने कहा कि तुम्हारे बिन अधूरी है भारतीय जनता पार्टी, तुम वापस आ जाओ, नाराजगी छोड़ दो, तो वो वापस आ गए। ये उनकी नाराजगी की प्रकाष्ठा भी थी कि पार्टी के खिलाफ ही लड़े, और ये उनका बचपना, ये उनकी कोमलता भी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी कहने पर तुरंत वापस आ गया, आरकेपी का विलय भी करा दिया। तो ये है, मतलब ये तो था कि उनका दिल धड़कता था भारतीय जनता पार्टी, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन नाराजगी हुई, उसकी वजह से छोड़ी। लेकिन एक बात और बता दें, जब मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने आए तो दोनों से बात हुई, मुलायम सिंह यादव से मेरी बात हुई और कल्याण सिंह जी से भी मेरी बात हुई। तो हमने कहा ये पोल अपार्ट एक साथ कैसे बैठे, तो कहने राजनीति है, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही कुछ हुआ। तो हमने कहा नाराजगी आपकी जाएगी, आप बीजेपी वापस जाएंगे? तो हंसने लगे, कहने बहुत कुछ बोला है, अब थोड़ा वक्त दो मुझको। और उसके बाद कुछ समय बाद, मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल बाद वो वापस आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा उनको कि वो बहुत सौम्य व्यक्तित्व के शख्सियत थे कल्याण सिंह। उनसे मिलना बहुत आसान था, उनसे मिलना कतई मुश्किल नहीं था, अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन उनके सामने ना हो। जब गवर्नर थे तो खुद फ़ोन उठाते थे। कई लोग मेरे साथी हैं यहाँ पर जो ये बताते हैं कि आज मेरी कल्याण सिंह से बात हुई, तब वो गवर्नर हुआ करते थे, तो वो सबको कहते थे आओ बताओ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कई लोग गए, मेरा मौका कभी नहीं मिला एज अ राज्यपाल उस स्टेट में जाके मिलने का, लेकिन वो ज़रूर कहते थे कि सबको लेकर आओ, सबसे मिलना चाहता हूँ, क्या हो रहा है। देखिए बात क्या है कि ना अटल जी आज हैं, ना ही टंडन जी हैं, और ना ही कल्याण सिंह यहाँ पर है। इन तीन नाम का इसलिए रहा हूँ कि तीनों का वास्ता लखनऊ में था, क्योंकि टंडन जी लखनऊ से विधायक चुने जाते थे, यहाँ के सांसद भी थे, अटल जी भी यहाँ सांसद थे, और कल्याण सिंह भले ही सांसद अलीगढ़ से रहे हो, लेकिन वो यहाँ के रचे बसे थे। उन्हें यहाँ की चीज़ें बड़ी पसंद थी, उन्हें यहाँ की गलियाँ बहुत पसंद थी। वो अक्सर बातें कहते थे, जब भी वो एक ऐसे शख्स है कि आप उससे बैठ के बात करिए। अच्छा, आपने बहुत तो एक बहुत शानदार बात यहाँ पर कही कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर रचे बसे थे, क्योंकि उनका जन्म भी अलीगढ़ में हुआ, राजनीति उन्होंने की, और तमाम तरीके की अगर तस्वीर हम देखें, राजनीति के सफर को देखें तो वो भी बड़ा शानदार, और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी से वोटर्स को कनेक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं इन बातों पर भी आपसे पहलुओं पर बात करता रहूंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। सिक्किम से मैंने तुझे मोमो लाने को बोला था, बीवी नहीं। समाज के आगे पड़ेगी हिम्मत दिखानी, ये है नीमा के साहस की कहानी। अरे दीदी, अपना लल्ला तो बिल्कुल ठीक होएगा। कोई देख के कह नहीं सकता कि अपना लल्ला इतना बीमार था। हाँ बहन, जब लल्ला को बुखार भवा तब हम बहुत घबरा गए थे। एक तो बीमारी, ऊपर से इलाज का खर्च की चिंता अलग। जब हम लल्ला को सरकारी अस्पताल लेकर गए तब हुआ डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ तो इलाज मुफ्त में होता है। हाँ, लल्ला का इलाज भी खूब बढ़िया से हुआ और कोनो पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हम तो दीदी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखे हैं कि सरकार ऐसा करती है। तभी तो बहन, जुग जुग जिए मोदी जी और जुग जुग जिए योगी जी। मेरे बच्चे को जरूरत थी लीवर ट्रांसप्लांट की। को पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में पता चला। हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हमेशा हमारा बाबा बनल है, प्रधान बनल है, मुख्यमंत्री बने। इरादे नेक, काम अनेक।
सिक्किम इसी देश का हिस्सा। सपनों के लिए अपनों को छोड़कर हम किसी और शहर आते हैं, पर हकीकत रुला जाती है। ए मुर्गी मेरी घर की बहू नहीं बनेगी। कोलकाता दुर्गा माँ का शहर। मुसीबतों से जीतने के लिए यहाँ हर लड़की दुर्गा माँ ही है। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती अर्जुन। घर की जिम्मेदारी अब मुझे ही लेनी पड़ेगी। देखिए देश की ये 2 नहीं बल्कि हर नीमा और काजोल की कहानी कल से रात 9 से 10 बजे तक कलर्स और वूट पर। समस्त जनपदवासियों को रक्षाबंधन पर्व की सूर्यास्त हॉस्पिटल की तरफ से अनेक ढेर सारी बधाई। आयुर्वेद दिलाएगा इंसुलिन से मुक्ति। पुराने से पुरानी डायबिटीज का इलाज संभव। डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं ठीक भी होगा। रक्षाबंधन पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य चिकित्सा उपलब्ध लाइक जॉइंट डिसीज, न्यूरोस्वाइन डिजीज, किडनी फेलियर, लंग डिसीज एंड मेनी मोर। संपर्क करें वैदिक मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सिरवारा रोड, सुल्तानपुर। सबसे आगे हैं, श्रद्धांजलि देकर वापस आ रहे हैं। तो दैट्स क्योंकि आप देख सकते हैं ये बात करने आ गए हैं मीडिया के साथ, तो अपनी जो भावनाएं हैं वो देने के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा भावुक क्षण है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जिस जगह पर अयोध्या में उन्होंने शिलान्यास किया था, वो शिलान्यास करने का मौका अगर पीएम नरेंद्र मोदी को मिला तो वो कल्याण सिंह उसकी बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी। कल्याण सिंह ये किसी से छूता नहीं है, उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी। कल्याण सिंह ने वो कभी अडिग रहे, वो कभी डिगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी को मालूम था इस बात का कि कल्याण सिंह जाने का अर्थ क्या होता है। कल्याण सिंह जाने का मतलब ये होता है कि एक अध्याय का अंत होना, एक युग का अंत होना, जिसकी वजह से आज पीएम नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आए। उन्होंने अंतिम दर्शन दिए, सांत्वना दिया परिजनों को और ये बताया और कि उनके लिए कल्याण सिंह कितने अहम थे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था नरेंद्र मोदी के लिए। और जिस तरीके वो यहाँ पर आए, मिले, पूरे कैबिनेट यहाँ मौजूद थी। तो अब देखना यही होगा कि आखिर ये जो वॉइड हुआ है, खालीपन हुआ है, वो क्या भरने की भी कोशिश कर पाएगी बीजेपी। हालांकि ये बात तो अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो या खुद नरेंद्र मोदी हो, उन सब का कहना है कि बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मौका था। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से पार्टी के जो दिग्गज हैं उनको किस सम्मान देना चाहिए, वो उनको मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्वरूप जो है उनको इस अवसर पर ले और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से सीधे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये विनम्र श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये विनम्र श्रद्धांजलि बीजेपी के एक कार्यकर्ता की, ये विनम्र श्रद्धांजलि एक ऐसे व्यक्ति की ओर से, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिनसे बहुत कुछ राजनीति में सीखा। क्योंकि राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री भी रहे और राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध कल्याण सिंह भी रहे। तो आज जो प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, इस सपने को देखने वाले कल्याण सिंह भी रहे। कल्याण सिंह भी चाहते थे कि उनकी पार्टी प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया।
तो अगर पार्टी के लिहाज से देखें तो दोनों के बीच में कई कनेक्शंस आपको नजर आएंगे। हाँ, फिलहाल वफादारी है। कल्याण सिंह की अगर हम सैद्धांतिक राजनीति की बात करें तो कल्याण सिंह हमेशा अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। मोदी का तो सीधे तौर पर कल्याण सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। खुर्रम हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं और उनके आवास पर मौजूद हैं। खुर्रम, अगर देखें प्रधानमंत्री आज जिस सपने को जी रहे हैं, वह देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, ये सपने कहीं ना कहीं अटल जी, कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उस वक्त के जो कद्दावर नेता रहे, उनके सपने थे जिसे आज प्रधानमंत्री जी रहे हैं। कहना सही होगा? जो मंत्री योगी सरकार में उन्होंने अपने सामने पीएम को पाया, नरेंद्र मोदी को पाया, वो बेहद भावुक क्षण था दोनों के लिए, कल्याण सिंह के परिजनों के लिए भी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये रहा पीएम नरेंद्र मोदी का आना, वो ये बताता है कि किस तरीके से अपने दिग्गज नेताओं का सम्मान करना चाहिए। वो यहाँ पर आए, सबसे मिले और अपनी शुभकामनाएं, अपनी वेदना प्रकट करी। तो जाहिर सी बात है जो बहुत शॉर्ट कार्यक्रम था पीएम नरेंद्र मोदी का, वो खत्म हो गया है। सीएम के साथ वापस लौट रहे हैं। उस गाड़ी में आप देख सकते हैं, इसमें आगे खुद पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं, पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जेपी नड्डा भी साथ में आए हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो चाहे उत्तर प्रदेश की पूरी मिनिस्ट्री हो, पूरा संगठन हो, चाहे खुद पीएम नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, पीएम नरेंद्र मोदी का आने का मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को एंडोर्स किया कि कल्याण सिंह के जाने से जो जगह खाली हुई है वो नहीं भर पाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस विजिट से, इस कंडोलेंस से ये बात साफ कर दिया है कि जब कोई दिक्कत जाता है तो शीर्ष नेतृत्व को कितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ को समझने और बांटने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, संतावना दिया। तो ये खूबसूरती है पार्टी की और ऐसा मौका है कि जब सब मासूम, मैं यहाँ बहुत देर से हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग को मैंने यहाँ देखा है जो खामोशी से तरफ बैठे हुए, ना किसी से बात कर रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, वो सिर्फ उनकी आँख नम है। वो गए, खामोशी से उनके पार्थिव शरीर को देखा, नमन किया, पुष्प अर्पित किया और वापस आकर अपनी जगह बैठ गए। उन्हें किसी और चीज़ का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग थे कि पीएम मोदी आए तो उनको मतलब नहीं रहा, उनको सिर्फ इस बात वास्ता था कि कल्याण सिंह अब उनके साथ नहीं है, उनके बीच में नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ देखने को मिल रही है। बताता है कि व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितना विशाल व्यक्तित्व था कल्याण सिंह का, ये चीज़ बताता है। यहाँ जितने भी हैं, आप किसी से बात कर लीजिए, सबके पास अपनी यादें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 5 दशक की राजनीति उन्होंने की और 5 दशक में जो राजनीति के रहते हुए, सियासत में रहते हुए उन्होंने यादें बनाई, वो शायद अभूतपूर्व है। मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे कुछ हलचल बड़ी है खुर्रम। चलिए खुर्रम से हम जानकारी लेते रहेंगे। खुर्रम जैसे ही वो इस स्थिति में होंगे बात कर पाने के, वो बात करेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर चहलकदमी ज्यादा है, हलचल ज्यादा है और यही वजह है कि वहां पर प्रधानमंत्री क्योंकि अभी पहुंचे हुए हैं, इसलिए बात करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? तो आप तमाम चीज़ें यहाँ पर है, तो मैं लेके जाता हूँ आपके पास, उन लोग के पास की, जैसे मोहसिन साहब आ गए, मोहसिन साहब मंत्री हैं, साहब कल्याण सिंह जी तो अब नहीं रहे हमारे बीच में, कितनी बड़ी क्षति। देखिए हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत ही जनकल्याणी नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, किसानों के नेता थे। उनके मार्गदर्शन पर करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता चलते हैं और बहुत बड़ी क्षति है। हम सब उनके दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति मिले और उनके परिवार को, हम सबको इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे और उनके मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा दे ये तमाम करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को। तो बड़ा मुश्किल समय होता है खुर्रम, जब आप किसी से बात करते हैं, उनके अपनों के खो जाने पर शब्द कम होते हैं, बेहद कम अल्फाजों में, चंद लफ्जों में अपने दुख को कहना बेहद मुश्किल क्षण होता है। और देखिए तमाम वीआईपी मूवमेंट्स वहां पर क्योंकि इस वक्त हैं, प्रधानमंत्री वहां पर हैं, जेपी नड्डा वहां पर हैं, केशव जी सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम वहां पर केशव प्रसाद मौर्य से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम इस वक्त
तो ये तमाम तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और खुर्रम लगातार वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम नेताओं की बातचीत वो आपको सुना सकें लगातार, क्योंकि देखिए मुश्किल वक्त है। कोई भी इस वक्त बात करना समझ नहीं आता। एक ऐसी स्थिति में हर कोई व्यक्ति इस वक्त है कि बात करना चाहे तो क्या बात करे, कहना चाहे तो क्या कहे, और हर कोई चाहता है कि कल्याण सिंह के जो उनके साथ रिश्ते थे उनको कहा जाए। ये तस्वीर आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कुछ तस्वीरें जो नजर आ रही हैं। देखिए अब ये तस्वीर बेहद अहम है। पार्टी का झंडा लपेटा जा रहा है, पार्टी का झंडा उनके पार्थिव शरीर के ऊपर रखा जा रहा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये आप समझिए। कल्याण सिंह ने एक बार भावुक होते हुए कहा था कि मैं आजीवन पार्टी में रहना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मेरे प्राण इस शरीर से जाएं, ये पार्थिव शरीर भी बीजेपी के झंडे में ही लिपटा हो। और उस वक्तव्य को आप याद करेंगे और आज इस तस्वीर से जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा उनकी निष्ठा, आपको समझ आएगा उनका समर्पण, आपको समझ आएगा उनका प्रेम, उनका सत्कार, उनका आदर, उनकी निष्ठा, ये सब कुछ पार्टी के लिए थी। हालांकि बीच में कुछ नाराजगियां रही, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी के सहारे बाद में उनका विलय हुआ, उस पर बीजेपी में वापस अटल जी के चलते। तो एक कोऑर्डिनेशन था, 1 और 1 11 की जो हम बात करते हैं वो अटल जी और कल्याण सिंह की बात कह सकते हैं, क्योंकि अटल जी अगर चेहरा रहते थे 90 के दशक में राजनीति के अंदर, तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में वहीं पर वोट विस्तारक कहे जा सकते हैं, वोट को लाने वाले कह सकते हैं। आज जो बीजेपी ओबीसी वोट बैंक के सहारे राजनीति में आने की बात करती है, ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ने का क्रेडिट कल्याण सिंह को जाता है। खुद ओबीसी कोटे से आते थे, खुद कल्याण सिंह ने वहां पर ओबीसी कोटे को, ओबीसी समुदाय को जोड़ा पार्टी के साथ। तो एक बहुत बड़ा योगदान पार्टी के अंदर उनका कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भले ही कल्याण सिंह अब हमारे सामने शाश्वत तौर पर ना रहे, लेकिन उनकी यादें सदैव शाश्वत रहेंगी। तो कल्याण सिंह से जुड़ी तमाम तस्वीरें, तमाम यादें, तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लगातार आप देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हमें ब्रेक